एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। काइनेमैटिक्स हो चुका है, डायनामिक्स की बारी है। यही प्लेटफॉर्म है एजुकेशनल आरवीएस। वीडियो वन शॉट ही रहेगा, मजा बहुत आएगा। तो चलिए इसी के साथ चालू करते हैं आज ये बहुत छोटा सा बट मजेदार वीडियो। ठीक है, हेलो माय ऑल फ्रेंड्स। तो आज आ गया है फिजिक्स वॉर 2.0 का वीडियो नंबर 2। जी हाँ, पिछले वीडियो में वी ऑल डिस्कस्ड अबाउट काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स बहुत अच्छे से हमने किया एंड नाउ और आज हम करने वाले हैं डायनामिक्स की शुरुआत। डायनामिक्स की शुरुआत भी और खत्म भी। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो सीरीज बहुत अच्छी लग रही है। ओके, तो आज जो पढ़ना है नाम है उसका लॉज ऑफ मोशन। क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ मोशन। अभी तक के वीडियोस आपने देखे नहीं देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये फिजिक्स वॉर आप पूरा देख लेना। ठीक है, फिजिक्स वॉर में मजा आएगा। ठीक है, 15-20 इसके वीडियोस होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, आई नो। ठीक है, इनके वीडियोस में सारा कंसेप्ट आपको डिलीवर हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो भैया लॉज ऑफ मोशन आज हम पढ़ने वाले हैं। लॉज ऑफ मोशन कर रहा है बैटिंग और आप कर रहे हैं, सॉरी, लॉज ऑफ मोशन कर रहा है इस टाइम बॉलिंग और आप कर रहे हैं बैटिंग। आपको मारना है पहली ही बॉल पर सिक्सर। कैसे मारे, वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो यार मैं इस लॉज ऑफ मोशन के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। ठीक है, इसका इंट्रो क्या है? इसका इंट्रोडक्शन है भाई, अरे मेरे भाई, इसका इंट्रो है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला जो इसका पार्ट है दोस्त, वो है हमें फोर्स समझना। क्या समझना? फोर्स। दूसरा पार्ट है मेरे भाई, दूसरा पार्ट है एफबीडी। और ये इसकी क्या है? सोल है, आत्मा है ये इसकी। ठीक है, आत्मा है, मतलब हर चीज में ये चीज यूज होने वाली है, हर चीज में ये कंसेप्ट यूज होने वाला है। इसलिए इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है। और जो तीसरी बात है दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है, और ऑल्दो सर्कुलर मोशन का नया वीडियो निकाल दिया जाएगा, तो सर्कुलर मोशन इधर हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, वी आर नॉट डिस्कसिंग सर्कुलर मोशन। और अगर आप सर्कुलर मोशन का वीडियो नहीं आएगा तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं यार 3 से 4 वीडियो सर्कुलर की, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं जाता। तो गाइस इसे शुरुआत करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे हम फोर्स से। और फोर्स आता सेकंड लॉ में है, तो पहले फोर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ में भी थोड़ा सा फोर्स के बारे में है। तो गाइस वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट फोर्स। What is the force? It is defined as push or pull. It is push or pull. और ये सवाल ज्यादातर बन जाता है कि पुल करना इजी क्यों होता है पुश से। मतलब पुश करना थोड़ा सा कठिन होता है, बट पुल करना किसी भी ऑब्जेक्ट को इजी क्यों होता है? इसका अगर आपको आंसर देना है तो यू कैन से दैट जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो वी आर पुलिंग इट बाय इट्स एक्सिस। बट जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो कुछ एंगल से पुश करते हैं। दैट्स व्हाई जो इसका ये वाला कंपोनेंट होता है, ठीक है, ये वाला जो कंपोनेंट होता है, वी कैन से दैट इट इज एफ cos थीटा when this is theta। ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, वो वेस्ट हो जाता है। ये वाला कंपोनेंट, इसका इधर वाला कंपोनेंट ही यूज होता है, दैट इज एफ साइन थीटा। तो मतलब ये कम पड़ गया, इधर से मारेंगे तो इजी हो गया। यही चीज डिस्क्राइब की जाती है अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, तो ये चीज ठीक है। नाउ गाइस, ये पुश और पुल है क्या चीज? किसी भी चीज को धकेलना। ठीक है, किसी भी चीज को धक्का मारना, धकेलना,
या फिर उसे खींच के ले जाना, या फिर उसके ऊपर है ना एंगल से कुछ भी दबाना उसे, ठीक है ना, ठीक है। फोर्स जनरल सी बात है, फोर्स हमें समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल्स टू dp/dt। क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू dp/dt, वेयर p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। अभी ये सब आगे पढ़ना है। एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम। p मोमेंटम है, t टाइम है, ठीक है। p क्या है? मोमेंटम। t क्या है? टाइम। बताओ टाइम फाइनाइट होता है इनफाइनाइट? इसके लिए इधर d क्यों लगा है? टाइम होता है दोस्त इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। किसी ने टाइम का रेंज पकड़ा है? कब टाइम चालू हुआ, कब टाइम खत्म हो जाएगा? एनीबॉडी नोस? अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, क्योंकि टाइम का कोई रेंज नहीं है, ऐसा कोई फिक्स्ड समय नहीं है जिस टाइम हमारा टाइम खत्म हो जाए, ठीक है। टाइम एक फाइनाइट रेंज नहीं है। अगर हम उसे 0 से लेकर के उसकी रीडिंग लेते हैं 10 सेकेंड, ठीक है ना, 0 से लेके हमने 10 सेकेंड ले ली, तो हम ऐसा नहीं कह सकते उस इंस्टेंट पर 0 सेकेंड थी। उस इंस्टेंट पर हो सकता है 50 सेकेंड्स हो रखी हो, या फिर 5000 सेकेंड हो रखी हो, या फिर 5 बिलियन सेकेंड हो रखी हो। मतलब टाइम फाइनाइट नहीं होता। अगर टाइम की डेफिनेशन पूछी जाए, ठीक है, टाइम की डेफिनेशन पूछी जाए तो सबसे पहले भैया न्यूटन जी आए थे। न्यूटन जी ने कहा था टाइम स्टेबल होता है। टाइम किसी भी चीज से रिलेटिव नहीं रखा जा सकता। टाइम क्या है? स्टेबल है। स्टेबल अकॉर्डिंग टू आइजैक न्यूटन, ठीक है। और फिर आए हमारे आइंस्टाइन। उन्होंने कहा टाइम है डायनामिक, मतलब टाइम मूव कर सकता है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। टाइम को डायनामिक नहीं कहा, सॉरी, टाइम को उन्होंने रिलेटिव कहा। क्या कहा? रिलेटिव कहा, ठीक है। टाइम किसी के भी रेस्पेक्ट में जा सकता है, ठीक है ना। रिलेटिव टाइम थ्योरी E इज इक्वल mc²। यही था रिलेटिव थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन, जिसमें उन्होंने टाइम को रिलेटिव बताया। ये था हमारे अल्बर्ट जी। और आजकल किसी महान व्यक्ति ने कहा है टाइम एक ऐसी चीज है जो कि केवल व्यापार के लिए यूज की जाती है। मतलब इट इज फॉर बिजनेस, ठीक है। इसे बिजनेसमैन लोगों ने खोज के निकाला और कहा कि टाइम एक ऐसी चीज है जो बिजनेस के रूप में यूज की जाती है। टाइम का मतलब समझ रहे हो ना, घड़ियां बना दी। और टाइम के बारे में एक ये भी चीज आपने पढ़ी भी होगी कि कुछ 10⁻19 से 20 के बीच में जब हमारा एक क्या नाम था उसका, क्वार्टज क्रिस्टल, चैप्टर नंबर 2 में आपने ये चीज पढ़ा होगा। जब हमारा एक क्वार्टज क्रिस्टल 10⁻19 से 20 बार वाइब्रेट करता है तो हमारी 1 सेकंड बनती है, ठीक है। अरे टाइम थ्योरी क्यों चल रही है यहां पर? हमें टाइम नहीं पढ़ना दोस्तों, हमें पढ़ना है फोर्स। चलो, तो फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, वी ऑल नो, F इज इक्वल dp/dt। ओके, F इज इक्वल dp/dt। और इसे निकाल के बना लिया F इज इक्वल ma। वी ऑल यूज दैट फॉर्मूला, ठीक है। हम इसका ज्यादा यूज करते हैं। हम किसका ज्यादा यूज करते हैं दोस्त? इसका ज्यादा यूज करते हैं। ओके, फोर्स क्या है? पुश या फिर पुल को फोर्स कहते हैं। नाउ गाइस, आगे चला जाए और इस चैप्टर की आत्मा को निकाल लिया जाए, ठीक है ना। इस चैप्टर की आत्मा को निकाल लिया जाए। उससे पहले हमको एक चीज समझना होगा, दैट इज इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम। तो ये जो इक्विलिब्रियम नाम की धातु है, नो इट इज नॉट अ मेटल। तो ये है क्या चीज? ये एक प्रोसेस है। जी हाँ, एक प्रोसेस है जो कि बताता है बैलेंस करना। क्या बताता है दोस्त? बैलेंस करना। फिजिक्स के टर्म में हम दो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। पहला हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, हम यहां पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। एक हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम भी होता है, जो कि हमने रिसेंटली वीडियो भी डाला हुआ है उस पर, और लगभग आप लोगों ने उसे बहुत अपना प्यार दिया हुआ है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। नवंबर में कोशिश तो रही थी कि थर्मल फिजिक्स कंप्लीट कर लिया जाए, बट नहीं हुआ। ओके डन, इस महीने में कोशिश किया जाएगा, दिसंबर में। तो गाइज, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज द थिंग विच स्टेट्स अबाउट द बैलेंस। ठीक है, ये क्या है? इसका मतलब होता है दोस्त बैलेंस करना, किसी भी चीज को बैलेंस करना। यहां पर अगर मैं जनरल बात करूं तो एफ नेट बराबर 0 कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। कब आती है इक्विलिब्रियम स्टेट? एफ नेट बराबर 0 कर दिया जाए। एफ नेट बराबर 0 कैसे होगा भैया? मैं धरती पर खड़ा हूं, ठीक है, मैं अपनी इस सुंदर सी पृथ्वी मां पर खड़ा हूं, ठीक है, मैं इस धरती पर खड़ा हूं, मैं इस पृथ्वी पर खड़ा हूं, यू कैन से एवरीथिंग। ओके, सो यहां पर होता क्या है दोस्त? एक जाता है वेट, दैट इज mg, और न्यूटन का थर्ड लॉ स्टेट करता है, वैसे बताना चाहिए नहीं, चलो, न्यूटन का थर्ड लॉ स्टेट करता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। भैया एक बात बताओ मुझे, मैं वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर नीचे जा रहा हूं, मेरा वाई एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन है। अगर मेरा एक्सीलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है तो मतलब मैं इक्विलिब्रियम में हूं। और अगर मैं बात करूं ऊपर की चीज को पॉजिटिव लेके तो n माइनस एम जी बराबर 0 हो जाएगा। मेरा एफ नेट 0 है, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं ऊपर नीचे नहीं हो रहा, मतलब एफ नेट 0 है। एफ नेट 0 है तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट आपस में बराबर, और इससे निकल के आता है नॉर्मल रिएक्शन बराबर है। और ये हर जगह यूज नहीं होता। अच्छा देखो, मैं इंक्लाइंड प्लेन पर खड़ा हूं, इस बार मेरे को इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी है व्हेन दिस इज द थीटा। ओके, सो हमें पता है कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, हम इसे थीटा कह लेते हैं, ये हो जाता है mg cos थीटा। अच्छा देखो, यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन मेरे ऊपर एक्ट करेगा, द नॉर्मल रिएक्शन विच इज एक्टिंग अपॉन मी, ठीक है, वो जो नॉर्मल रिएक्शन है इट वुड बी इक्वल टू mg cos थीटा। किसके बराबर होगा यहां पर? mg cos थीटा के बराबर। अभी क्यों होगा mg cos थीटा के बराबर, ये बात आती है। तो देखो यार, नॉर्मल रिएक्शन जो है एक फोर्स होता है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से लगता है, ठीक है। जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया तो मेरे ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्लियर है, एफ नेट बराबर 0 होना चाहिए, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, एन बराबर एम जी, ठीक है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम इधर हम यूज नहीं कर रहे, वरना रोटेशन का भी एक इक्विलिब्रियम होता है जिसमें हमें टाउ नेट बराबर 0 रखना होता है। ओके, अच्छा, तो अभी हम चलते हैं अगले नए टॉपिक पर जो कि टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या है दोस्त? टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स। इस चैप्टर को हम डायनामिक्स भी कहते हैं बिकॉज
इस चैप्टर में मोशन के कॉज की बात होती है। जहां पर मोशन की बात होती है उसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। जिस चैप्टर में हमारे मोशन की कॉज की बात होती है दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स। ठीक है ना? ओके 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 ओके। नाउ आई एम डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, चौथा फोर्स, पांचवा फोर्स। पहला तो हमारा नॉर्मल, वही वेट कह लेते हैं, जो हमें इस चैप्टर में यूज करने हैं, स्पेशली इन दिस चैप्टर। पहला वेट, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। देखो, वेट का कोई भी सरफेस से रिलेशन नहीं होता। वेट का कोई भी सरफेस से रिलेशन नहीं होता और इसका जो है सरफेस से रिलेशन होता है। आई रिपीटेड वंस अगेन, वेट का कभी भी सरफेस से रिलेशन नहीं होता। अगर वेट तब भी एक्ट करेगा जब आपको मैं 200 मीटर की हाइट पर फेंक दूं। ठीक है ना? आपको मैं 200 मीटर की हाइट से जंप लगाने के लिए कहूं, मैं क्यों लगाऊं? हाँ, तुम लगाओ ना, मैं क्यों लगाऊं? ठीक है, मैं लगा रहा हूं, मेरे हड्डे वड्डे टूटेंगे, ठीक है ना, मेरा सर फूटेगा, तो मैं लगा रहा हूं 200 मीटर की हाइट से जंप, तो मेरे ऊपर एक्ट करेगा नीचे mg। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट नहीं करेगा बिकॉज देयर इज नो सरफेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नॉर्मल रिएक्शन एक्ट नहीं करेगा बिकॉज देयर इज नो सरफेस। मैं क्या पागल हूं? मैंने भी पैरासूट बांध रखा है, मैं भी बटन दबा के उड़ गया। चलो, तो दो फोर्स हो गए, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, ये चीज समझ में आ गई। मेरी भी सेफ लैंडिंग हो गई। अच्छा, तो अभी जो तीसरा वाला है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। जिन्होंने इस चैप्टर को पहले से पढ़ा हुआ है वो बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते हैं। और ऑल्दो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि हमें थोड़ा लेट डिस्कवर करना है, मतलब यूज करना है। ओके, तो चौथा जो आता है दैट इज टेंशन फोर्स। ये फालतू की टेंशन देगा, इसलिए नाम ही इसका टेंशन फोर्स। और पांचवे की हमें कोई जरूरत नहीं, वरना पांचवा भी एक हिंगे फोर्स होता है, बट हमें उसकी जरूरत नहीं। तो पहला और दूसरा हमें क्लियर है, वेट और नॉर्मल रिएक्शन। अभी पिछले केस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया और अभी भी यहां पर बताया। चलो, तो अब चलते हैं हम टेंशन की तरफ। गाइज, इसको समझना बहुत इजी है बिकॉज ये खुद अपने आप में बहुत इजी है। ठीक है, इसको समझना बहुत इजी है। अच्छा, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास मेरा इरेजर ही गायब हो गया। हर वीडियो में गायब होना होता है। चलो, तो मेरे पास है दो ब्लॉक, नॉट ब्लॉक, इट्स ब्लॉक। ओके, इट्स ब्लॉक। तो मेरे पास है दो ब्लॉक, ठीक है ना? मैंने इन्हें रस्सी से बांध दिया है, ठीक है? अभी इधर कोई भी टेंशन फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। अभी इधर कोई भी टेंशन फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। यही दो ब्लॉक मैंने लिए, और मैंने आपके भाई से कहा कि भैया इसे पकड़ के थोड़ा सा खींच के लाओ अपनी तरफ। तो यहां पर देखना, वो जो स्ट्रक्चर ऐसा जा रहा था वो स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे का जो हमारा रीजन है दैट इज द टेंशन फोर्स। ओके, दैट इज द टेंशन फोर्स। इधर जो लग रहा है दैट इज द टेंशन फोर्स, दैट इज द टेंशन फोर्स। टेंशन जनरली स्ट्रिंग में लगता है। किसमें लगता है दोस्त? स्ट्रिंग में लगता है, ठीक है ना? एक और फोर्स की बात कर लेते हैं, जब अब याद आ गया, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्प्रिंग फोर्स इंपॉर्टेंट है। तो टेंशन फोर्स क्लियर हुआ।
कैसा है टेंशन फोर्स, कैसा है भैया, स्ट्रिंग शांति से रखा था, मैंने इधर से उसे खींचा तो स्ट्रिंग स्ट्रेट हो गया, तो उधर कुछ फोर्स एक्ट किया, दैट्स व्हाई वो इस कंडीशन में आया। ओके 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 ओके, चलो तो अभी चलो, टेंशन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, वेट, नाउ फ्रिक्शन। ये रफ सरफेस हो तभी एक्ट करता है, इट वॉज एक्टिंग व्हेन द सरफेस इज रफ, ठीक है ना। ये इसका एक लिमिटेशन है, यू कैन ऑल्सो से इट इज अ लिमिटेशन कि भैया मेरे पे जो है ना सरफेस रफ होना चाहिए तभी मैं एक्ट करेगा, वरना मैं एक्ट नहीं करेगा। तो भैया मेरे पास एक बढ़िया सा ब्लॉक है, नो ब्लॉक है, और मैंने उसे आगे की तरफ एक्सीलरेट करा दिया, मतलब ma नाम का फोर्स लगेगा, ठीक है, ma नाम का फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन उसे आगे भागता हुआ देखेगा, भैया तू कहां जा रहा है, तो वो कहेगा मैं इसे खींच के ले आऊंगा अपनी तरफ, तो वो लगा लेगा एक फोर्स इधर, दैट इज एफ लिमिटिंग। बाद में बात करनी है एफ लिमिटिंग के बारे में, डोंट वरी गाइज, ठीक है ना। गाइज फ्रिक्शन हो गया, नाउ स्प्रिंग फोर्स, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, ठीक है ना, इसका एक एक्सप्रेशन भी है, स्प्रिंग फोर्स। लेट अस से मेरे पास एक स्प्रिंग से बंधा हुआ दोबारा से एक ब्लॉक रखा हुआ है, और मैंने उसे थोड़ा सा आगे भगा दिया, ठीक है, मैंने उसे थोड़ा सा आगे भगा दिया, और आई कैन से दैट दिस डिस्टेंस इज एक्स, तो इधर जो फोर्स एक्ट करना है दैट इज के एक्स। कौन सा फोर्स एक्ट करेगा दोस्त, के एक्स, आई थिंक स्क्वायर है, के एक्स, ओनली के एक्स है, अरे यार SHM, सॉरी एक मिनट, ओके, सो ये जो है थोड़ा सा माइनस के एक्स है, नेग्लेक्ट माय एरर, ओके, सो ये F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अभी तक ये जो चल रहा था बेसिक चल रहा था बहुत, और हमने पूरा बेसिक अब खत्म कर दिया, अब बिल्कुल बेसिक बचा ही नहीं। तो अब क्या बच रहा है दोस्त, अब बच रहा है हमारा FBD फ्रिक्शन, FBD एंड फ्रिक्शन। पुली बहुत कम खुली है, ठीक है ना, पुली बहुत कम खुली है हर जगह, फिर भी पुली बता दूंगा होता कैसे है। सब जगह FBD लगेगा, तो FBD नया टॉपिक है, नई हेडिंग है। व्हाट इज न्यू हेडिंग गाइज न्यू हेडिंग इज FBD का पूरा मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है दोस्त, फ्री बॉडी डायग्राम। न्यूटन्स लॉ भी बचे हुए हैं अभी, मुझे लग रहा है, हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा लेट के लिए डाल देते हैं, पहले न्यूटन्स लॉ कर लेते हैं। न्यूटन दादा के लॉ, न्यूटन्स लॉ पहला होता है अगर फोर्स एक्ट करेगा, इफ फोर्स देन चेंज स्टेट, ठीक है ना, बहुत सिंपल वर्ड में कहा मैंने। अब भैया इनर्शिया क्या होता है, इधर ये भी एक सवाल बनता है, व्हाट इज द इनर्शिया। इनर्शिया इज द अरे क्या कहेंगे इसे, इनर्शिया इज द स्टेट को, सॉरी, इनर्शिया इज द, अरे यार, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन सेम स्टेट, मतलब जिस स्टेट में वो था उस स्टेट में रहना चाहता है। अब भैया स्टेट क्या, रेस्ट और मोशन को स्टेट कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात है F इज इक्वल P बाय टी,
ठीक है ना, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी भी कहा जाता है। और ये था न्यूटन दादा का दूसरा लॉ। न्यूटन दादा का तीसरा लॉ था, न्यूटन दादा का तीसरा लॉ, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप जमीन पर खड़े हो, वो आप पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी से कभी कभी भैया बहुत कम चांसेस हैं कि आपसे पूछ लेगा एफ इज इक्वल्स टू एम ए का फॉर्मूला। बोले इसे कैसे कवर करेंगे, एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एम डेल्टा वी गाइज। ओके गाइज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? delta P is equals to m delta V. Okay guys, so it would be like guys m delta A. Okay, A is equals to delta V by delta T. Am I correct warriors? तो it would be F बराबर। तो एक छोटा सा डेरिवेशन। ओके, सो अब आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पर भैया लौट के, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पढ़ लेंगे, वरना उसका भी कुछ नहीं है। मोमेंटम बराबर 0 रखना है जब फोर्स मोमेंटम बराबर कांस्टेंट रखना है जब फोर्स बराबर 0 हो। मतलब ये कि इम्पल्स बराबर 0 होगा, इम्प्यूल्स बराबर 0, ये सब चीज सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथ का हो चुका है और मैं नहीं चाहता पिछले वीडियो जैसा ये बन जाए। पिछले वीडियो में 88 मिनट का हमने वीडियो कंप्लीट किया था और यहां पर मैं ऐसा नहीं चाहता। ओके, सो एफबीडी हम बात करें, एफबीडी इज फ्री बॉडी डायग्राम। अब गाइस आप मेरे को बताएंगे और मैं सुनूंगा फ्री बॉडी डायग्राम होता कैसा है। मैं बस जस्ट आपको एक केस बना के दिखा रहा हूं। जितने भी पुराने हमारे, याद कीजिए मैंने बात करी फ्रिक्शन फोर्स की, तो भी एफबीडी मैंने बना दिया था। ठीक है, तो इधर देखिए एफबीडी कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट को सीधा उठा के ले लेना। इसके आसपास जो चीज है नेग्लेक्ट कर दीजिए, आसपास जो चीज है नेग्लेक्ट कर दीजिए, फ्रिक्शन ज्यादा केस में नहीं लेना। ठीक है, ओके। सो यहां पर देखिए, यहां पर एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है, यहां पर एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है, मतलब यहां पर एक कॉन्टेक्ट पॉइंट, यहां पर और भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास इसमें बराबर होगा, मतलब ये। तो इधर लगेगा mg, तो एक हो गया वेट, इधर से लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन 1। ठीक है ना, तो मतलब इसका जो थीटा है दैट इज थीटा। अच्छा, तो इधर से लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n2 विद थीटा 2। ओके, सो इसका एफबीडी रेडी है। अभी आपसे इसमें पूछेगा ऐसे कि mg किसके बराबर है। सो गाइस अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसका एक कंपोनेंट इधर ले लेता हूं, दैट इज n1 साइन थीटा 1। एक इसका भी सेम यही n2 साइन थीटा 2। दोनों सेम डायरेक्शन में तो हो जाएंगे प्लस n1, भैया वेक्टर पिछला वाला देखा है ना आपने, n1 साइन थीटा 1 n2 साइन थीटा 2 बराबर mg। ये होगा mg इन दैट स्पेशल केस। ठीक है ना, तो ये हो गया एक एफबीडी। ओके, सो मैं यहां पर एक और एफबीडी आपसे बनवाना चाहता हूं। ओके गाइज, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करेंगे और मेरे पास एक प्यारा सा एफबीडी है। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या है दोस्त, मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज इंक्लाइंड विद थीटा, और यहां पर फंसा दिया है मैंने एक डिस्क। ठीक है, यहां पर मैंने एक डिस्क फंसा दिया है। ओके ओके, एफबीडी में ज्यादातर एफ नेट बराबर 0 का ध्यान रखना। ठीक है ना, अभी मैं एफ नेट बराबर 0 थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लूं। ठीक है ना, एफ नेट बराबर 0 कब होता है और कैसे होता है। अगर हमें कोई भी मोशन करता हुआ बॉडी दिखे, दैट मीन्स कि मेरे पास ये एक बंदा है और ये आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a। ठीक है, ये आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a और इस पर इस साइड में जो एक रेजिस्टिंग फोर्स लग रही है, वी कैन से दैट रेजिस्टिंग फोर्स
दैट इज 20 न्यूटन, ठीक है। और इस पर एक इस साइड में भी फोर्स लग रही है, दैट इज 30 न्यूटन। तो इधर जो एफ नेट होगा दैट इज एम ए नेट बराबर 20 प्लस ए प्लस 30 होगा, 20 प्लस एम ए, सॉरी, ठीक है ना, क्लियर है, बिल्कुल 100%। एम ए बराबर 20 प्लस 30 एम ए, 20 प्लस 30 प्लस एम ए, डन डना डन, बोलो, ठीक है, क्लियर है। मतलब एफ नेट जो होगा ना, उधर से अगर आपको ए नेट निकालने के लिए कहे, मेरा कंसेप्ट समझो यार, मैं ए नेट निकालने की बात करूं तो मेरे को आप एफ नेट बटा एफ नेट पूरा बटा एम नेट कह देना, पूरा मास भी ध्यान रखना पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऑल्दो मैंने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट यहां पर डिस्कस कर लिए हैं आपसे, और आप इसका आंसर थोड़ा सा नीचे कमेंट करने की कृपा करें। चलो तो अभी मैं बताने जा रहा हूं इसका आंसर क्या होगा। इधर हमें फाइंड करना है mg कितना होगा। चलिए एक और बार पॉज करके ट्राई कर लीजिए। ओके, आई एम रेडी नाउ। तो यहां पर भैया इसका एक कंपोनेंट अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो वेट हमेशा वाई डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना, वेट हमेशा किधर लगता है दोस्त, वाई डायरेक्शन में। तो आई कैन से दैट इट इज mg एंड इट इज mg cos थीटा। कौन सा mg cos थीटा। मैं यहां पर इसे लूंगा और दोबारा से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, दैट इज mg cos थीटा। ओके, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट and this point two normal reactions are there, so this is normal reaction, this is normal reaction, this is the normal reaction number 1, this is the normal reaction, और कोई फोर्स नहीं है, मतलब n1 प्लस n2 बराबर mg cos थीटा। और अगर मेरे को mg पता करना है तो n1 sec थीटा प्लस में n2 sec थीटा। लीजिए आ गया सवाल का बहुत अच्छा उत्तर, mg बराबर n1 sec थीटा प्लस में n2 sec थीटा। हो गया सवाल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलें गाइज। तो जो अपना आगे वाला टॉपिक है, आने वाला टॉपिक है, दैट इज द फ्रिक्शन, the legendary friction. Please welcome the homecoming of friction. Homecoming of friction. फ्रिक्शन लौट के घर आ रहा है। फ्रिक्शन बहुत बड़ा नाम, फ्रिक्शन। क्या नाम है फ्रिक्शन, क्या नाम है फ्रिक्शन, इस चैप्टर के लिए बहुत बड़ा नाम है। ओके, सो पहला टाइप ऑफ, जो पहला क्वेश्चन बनता है दैट इज टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कितने टाइप होते हैं? फ्रिक्शन का पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। गाइस जो पहला टाइप है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड सेकेंड टाइप इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? First type is static friction, second type is kinetic friction, and the third one is rolling friction. Warriors? Okay, warriors? Now guys, ये जो रोलिंग है, रोलिंग फ्रिक्शन है, इसको कम करने के लिए हम ल्यूब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ल्यूब्रिकेंट्स का। अब ये सवाल आपसे फेस किया जा सकता है कि ल्यूब्रिकेंट से क्या कम नहीं किया जा सकता। उसमें आपसे एक ऑप्शन स्टैटिक, दूसरा काइनेटिक, तीसरा रोलिंग, और चौथा जो है भैया दैट इज इनर्शिया। मे भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपको 4 में दे दिया तो आप इनर्शिया कह देना, बिकॉज इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। रीजन डिपेंड्स ऑन मास। ओके 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 ओके। तो गाइज अब हम सीधा काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है।
हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और ये वाला मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना, बस इतना ही रोलिंग के बारे में जानना था, मैंने बता दिया। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये गुरुजी बड़े ही कमाल के हैं, ठीक है ना। स्टैटिक गुरुजी बड़े ही कमाल के हैं। ये कहते हैं हमसे जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ज्यादातर यार ब्लॉक को ही घसीटा जाता है हर जगह, तो ब्लॉक ही ले लो। जब भी आप किसी भी ब्लॉक पर बेशुमार ताकत से वार कर रहे हैं, फिर भी वो ब्लॉक आपसे हिल नहीं रहा, तो वहां पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर किसी भी फ्रिक्शन के होने के कारण से ही चीजें रुक जाती हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला। याद करिए वॉरियर्स, अभी बताया था। ओके, सो यहां पर मैं इधर बेशुमार ताकत से उस पर लगा रहा हूं। ये जो ब्लॉक है दैट इज ऑफ 1000 मास। नो 1000 कोई हिला दिया तो आ गया खली, तो हाँ 1000 नहीं होना चाहिए। दैट इज 10⁶ किलोग्राम। अब नहीं हिला सकता, आ जाए खली भी, किसी की हिम्मत नहीं इस ब्लॉक को उठाने की, ठीक है। तो इधर क्या लगेगा? इधर लगेगा फ्रिक्शन। कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। एक फॉर्मूला याद रख लो, फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे निकल के आता है फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एन। और फ्रिक्शन सेल्फ डिपेंडिंग भी होता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन सेल्फ डिफेंडिंग भी होता है, सेल्फ डिपेंडिंग भी होता है, जैसा भी आप कहना चाहें। फ्रिक्शन कैसा भी हो सकता है, तो मेरा मतलब ये F बराबर म्यू एन हो गया, ठीक है ना। तो यहां से मेरे को ये जो म्यू है यहां पर स्टैटिक है, तो आई एम टेकिंग इट एस। ओके, और यहां पर ये जनरल F लिमिटिंग, और ये चीज मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। यहां पर जो है मेरा 10⁶ किलोग्राम का क्या रखा है गाइस? एक ब्लॉक रखा है, और मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, मान लीजिए 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन में इस पर फोर्स लगा रहा हूं, तो इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ दैट इज mg, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ दैट इज n। तो यहां पर ये ऊपर और नीचे में इक्विलिब्रियम n बराबर mg, मतलब y एक्सिस के अलाउंग नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर आ जाएगा। तो F लिमिटिंग यहां पर आएगा म्यू s, और यहां पर mg कितना है? 10⁶ इंटू में 10 मतलब 10⁷ म्यू एस हो गया। हाँ, म्यू एस को आप म्यू भी लिख सकते हैं, म्यू, ठीक है ना। एफ लिमिटिंग बराबर 10⁷ म्यू। वी कैन अंडरस्टैंड 1000 न्यूटन से तो ये बहुत ज्यादा हो गया। अगर म्यू का वैल्यू 0.1 भी होता है, 0.2 भी होता है, दैट डजंट अफेक्ट, ठीक है ना। आई कैन से म्यू का वैल्यू मैंने कह दिया 0.1, लगा लो 0.1, कुछ नहीं उखड़ रहा मेरा, 10⁶ हो गया, लो, है ना, 10⁶ हो गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ नहीं बदला, फिर भी नहीं हिलेगा तुमसे ब्लॉक, मान जाओ नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा यार, नहीं हिलेगा। तो इस तरफ लग रहा है यू कैन से 10⁶ न्यूटन का फोर्स, जी नहीं, इस तरफ लगेगा 1000 न्यूटन, इस तरफ इधर ये लग रहा है, तो ये इधर लगेगा 1000 न्यूटन का फोर्स। फ्रिक्शन सेल्फ डिपेंडिंग होता है। अगर मैं 10⁶ का फोर्स उधर लगा दूं, तो जो ब्लॉक है वो अपने आप खिसक जाएगा उस साइड, इस साइड में, क्योंकि मैं इधर ही तो लगाऊंगा ना फ्रिक्शन, क्योंकि उधर की तरफ तो ये फोर्स लग रहा है, तो इसकी तरफ, ओके। सो ये ब्लॉक इधर खिसकता हुआ भागा आ जाएगा जब मैं इतना फोर्स लगाऊं। बट फ्रिक्शन सेल्फ डिपेंडिंग है, दैट्स व्हाई ये जो है ना उधर की तरफ नहीं इधर की तरफ नहीं खिसक रहा ना उधर की तरफ खिसक रहा, बीच में रह रहा है, इक्विलिब्रियम में रह रहा है, क्योंकि उसका नेट फ्रिक्शन हमें जीरो करना है, नेट फोर्स हमें जीरो करना है। जो अप्लाइड फोर्स था उसके बराबर फ्रिक्शन हो जाता है। नोट माय पॉइंट, लिख लीजिए, F बराबर अप्लाइड फोर्स, ओके, F बराबर अप्लाइड फोर्स। डन। स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अब काइनेटिक बहुत इजी है,
काइनेटिक में क्या होता है दोस्तों, काइनेटिक का थोड़ा सा आपको हम फील दे देते हैं। काइनेटिक में क्या होता है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, ये एक औकात होती है। यू कैन ऑल्सो से दैट कि फ्रिक्शन की जो औकात है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। काइनेटिक में भी सेम ही फॉर्मूला है, कुछ चेंज नहीं होगा, बस उधर जो म्यू एस का था इधर म्यू के का आ जाएगा। एफ बराबर म्यू के एन। म्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक को देख लो, मेरे पास एक कार है, बहुत मस्त कार है, ठीक है ना। मेरे पास एक कार है, ये एक्सेलरेट कर रही है विद द एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से वो क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रहे हैं। भैया क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा। चलो इसे न्यूमेरिकल ही बना देते हैं। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्राई कर रही है, और ये जो कार है ना दुनिया की सबसे हल्की कार है, दैट इज 0.1 किलोग्राम। और ये जो रखी हुई है ना वो स्मूथ पर नहीं है, रफ सरफेस पर है, और उधर भी म्यू एस कितना, सॉरी म्यू के कितना है, दैट इज 100 का म्यू। सॉरी 100 का तो बहुत ज्यादा हो गया, हाँ म्यू के होगा 0.1। कार भी 0.1 किलोग्राम, म्यू के भी 0.1 किलोग्राम। वी ऑल नो दैट यहाँ पर जो एन है वो एम जी के बराबर होगा, ये हमें लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, एन बराबर एम जी हो गया। ओके गाइस, एन बराबर एम जी हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जरा 1 मिनट रुको, 41 मिनट। ओके, एन बराबर एम जी हो गया गाइज, एन बराबर एम जी हो गया। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है दैट इज एम जी, और मेरे को जो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है दैट इज 1। क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो फ्रिक्शन कितना हो गया? 0.1। काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन की भी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं इसे म्यू एस कह लेता हूं, ठीक है ना, म्यू कह लेता हूं, कुछ नहीं कह रहा। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है दैट इज कमिंग 0.1। स्टैटिक फ्रिक्शन जो आ रहा है दैट इज कमिंग 0.1। चलो लिमिटिंग कह लो, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आ रहा है दैट इज कमिंग 0.1। अभी मैंने कहा इसका म्यू के है, तो मैंने कहा म्यू के जो है इसका दैट इज 0.01। तो जो लिमिटिंग की वजह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा दैट इज 0.01। ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता, क्योंकि जो कार है वो आगे की तरफ एक्सीलरेट कर रही है, कंटिन्यूअस एक्सीलरेट कर रही है, ठीक है ना। कार आगे की तरफ कंटिन्यूअस एक्सीलरेट कर रही है। ओके, तो यहाँ पर जो है म्यू के है वो छोटा पड़ जाता है, फ्रिक्शन की औकात कम हो जाती है। फ्रिक्शन की क्या कम होती है? औकात कम होती है इसकी, ठीक है। काइनेटिक क्लियर, स्टैटिक क्लियर, सॉरी हाँ सही तो कहा है। रोलिंग भी क्लियर, रोलिंग मोशन बड़ा पढ़ना है, उधर भी रोलिंग फ्रिक्शन आएगा, ठीक है ना। हमें नहीं पढ़ना, हमारा तो सीनियर ने काट दिया है शायद, नहीं काटा है। अरे सीबीएसई ने कुछ नहीं काटा, एनसीईआरटी में ही नहीं दे रखा रोलिंग थोड़ा भी। इन महान देवता की आरती उतारी जाए और इन्हें अपने घर दोबारा वापस भेज दिया जाए, क्योंकि अब जो मैं कराने जा रहा हूं दैट इज वेरी 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 इजी, ठीक है। तो मेरे पास रखा हुआ है यहां पर कोई भी ब्लॉक, ठीक है ना, ब्लॉक रखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। हाँ, कभी कभी पूछ सकता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन गाइस? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज लैम्डा, ठीक है ना, ऐसे कह सकते हो आप, दैट इज एफ, ठीक है ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्लियर है, फ्रिक्शन का जो एंगल बनता है लास्ट वाले कंपोनेंट से दैट इज एफ, और हमें पता रहता है जो लैम्डा आना है ना म्यू के बराबर आता है। आई थिंक म्यू के बराबर नहीं आता, हाँ यहां से हम म्यू के बराबर आता है, किसके बराबर आता है?
म्यू टेन थीटा के बराबर आता है। म्यू लैम्डा टेन थीटा, ना 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 ना, लैम्डा बराबर म्यू टेन थीटा आता है शायद। लैम्डा बराबर म्यू टेन माइनस वन, म्यू टेन का इनवर्स। हाँ, क्योंकि टेन लैम्डा बराबर म्यू आता है। हाँ हाँ, अब ठीक है, टेन लैम्डा बराबर म्यू आता है। यहां पर इस केस में हमें क्या देखना है, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, जो एंगल ऑफ रिपोज है इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। नहीं आ रहा, एक और बार जाके देख लेना, ठीक है। ये चीज दोबारा से रिपीट करके देख लेना, और एक स्पेसिफिक वीडियो और पड़ा हुआ है इस पर, ये बताना जरूरी होता है ना। स्पेसिफिक वीडियो पड़ा हुआ है, नहीं देखने तुम्हारे वीडियो। कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, ओके। इधर जो लगेगा दैट इज एम जी साइन थीटा, एफबीडी बना रहा हूं, ओके। और इधर जो लगेगा, क्योंकि इस तरफ जा रहा है तो वो कहेगा अरे यार तू क्यों जा रहा है, मेरे को, मैं रोकूंगा तुझे, तो इधर लगेगा भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा दैट इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। यहां पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा दैट इज इक्वल्स टू म्यू एन कॉस, सॉरी, म्यू एम जी कॉस थीटा, और ये आएगा साइन थीटा, ठीक है। और यहां पर m से m मरेगा, g से g मरेगा, और म्यू आएगा टेन थीटा, ओके। और यहां से जो थीटा आएगा, थीटा जो आएगा, या फिर अल्फा कह लो, एंगल ऑफ रिपोज कह लेते हैं इसे, नहीं थीटा ही आएगा, सॉरी थीटा ही आएगा, दैट इज म्यू 10 टू द पावर माइनस। ठीक है, यहां पर हमें ये चीज पढ़नी क्यों है, अब मैं यहां पर मैंने पूरा डेरिवेशन कर दिया है, ओके। अब मैं यहां पर लेके आ रहा हूं, मेरे पास एक ब्लॉक है, और ये वाला जो एंगल है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो भैया साइन थीटा क्या कर रहा है, साइन थीटा उसे धकेल रहा है, कॉस थीटा रोक रहा है। कौन रोक रहा है? कॉस थीटा। अगर मेरा थीटा बड़ा है तो फोर्स छोटा हो जाएगा। हाँ, कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 √3/2, और कॉस 60 आधा हो जाता है, ठीक है ना, तो मतलब ये कम हो जाता है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो कॉस थीटा अगर बड़ा है तो ये हो जाएगा भैया लेस, कॉस थीटा लेस हो जाएगा, मतलब ये जो फ्रिक्शन है ये रिड्यूस हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। अरे यार लिमिटिंग का तुम हटाओ, फ्रिक्शन का हो खाली, क्योंकि ये जो है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके बराबर हर कीमत में नहीं होना, ठीक है ना, इसका एक कंडीशन होता है, इसीलिए मैं यहां पर इसे अल्फा कह रहा हूं, अभी बता दूंगा वो कंडीशन भी, रुक। अगर थीटा छोटा है तो ब्लॉक रुक जाएगा, ब्लॉक रुक जाएगा। बट अगर थीटा अल्फा के बराबर है तो ये कंडीशन, अगर थीटा छोटा है तो वो जो इधर की तरफ ये जो mg sin थीटा आएगा वही पीछे की तरफ mg sin थीटा लग जाएगा। बट गाइस अगर थीटा अल्फा के बराबर है तो ये जो म्यू है tan अल्फा बराबर आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा म्यू tan इनवर्स। अल्फा और लैम्डा बराबर आ रहे हैं। अल्फा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज, म्यू mg cos थीटा, दैट इज एफ लिमिटिंग। जब ये जो थीटा है अल्फा के बराबर हो जाएगा तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हमारी औकात वाला फ्रिक्शन होगा, और इधर क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज टू स्लाइडिंग, मतलब इधर क्या है? थीटा इज बड़ा देन अल्फा, इधर क्या है? थीटा इज छोटा देन अल्फा, ठीक है ना। ये तीन केस होते हैं, इन्हें थोड़ा सा डिस्कस करना है। थीटा बराबर अगर अल्फा हो गया तो ये केस बनेगा, म्यू बराबर एन अल्फा हो जाएगा, और अल्फा बराबर म्यू 10 टू द इनवर्स हो जाएगा, लैम्डा बराबर म्यू 10 टू द इनवर्स, ठीक है। बढ़िया हो गया, आ गया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे, ओके। अब थोड़ा सा पुली और देख लेते हैं,
गाइस थोड़ा सा पुली और देख लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को शट ऑफ कर देंगे। बहुत सिंपल केस देखेंगे। ये सब जगह देखा जाता है। ठीक है, एक ये केस और एक और केस होता है जिसमें कुछ इस तरीके का एक पुली पर लगा हुआ और एक ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो और इसे भी एक पुली पर चढ़ा दो। ठीक है, ये होता है पुली। अगर ये जो मास है m और ये जो मास है m बड़ा हो जाएगा m से, तो नीचे की तरफ ये एक्सेलरेट करा देगा विद द एक्सेलरेशन। ठीक है ना, नीचे की तरफ ये एक्सेलरेट करा देगा विद द एक्सेलरेशन। जब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। इट विल एक्सेलरेट विद एक्सेलरेशन। समझ में आया? और ये इधर क्या लग रहा है? टेंशन टी। इधर क्या लग रहा है? टेंशन टी। ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करा देगा, वो ऊपर की तरफ से एक्सेलरेट करा देगा। बट गाइस एक और कंडीशन, ये जी के साथ इसमें जी के अलावा कह लो यहां पर ए लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जी वाला कंपोनेंट तो क्रॉस ही होना है, यहां पर A2 लग रहा है। तो ये जो m ऑफ ए आ जाएगा, जी का कंपोनेंट भी वैसे क्रॉस नहीं होना। यू कैन ऑल्सो से कि केवल जी ही काम चला देगा। चलो जी ही काम चला रहा है, हमें एक्सीलरेट नहीं करना उसे। चलो तो m a, देखो भैया, इधर भी टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी। जहां जहां स्ट्रिंग सेम वहां वहां टेंशन टी, टेंशन टी। बोलो इस तरफ टेंशन टी नीचे की तरफ, उस तरफ से ऊपर की तरफ, तो ये वाला कंपोनेंट उड़ा दो, है ना। और इस तरफ से नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए टेंशन टी नीचे की तरफ। तो mg मतलब ये वाला पॉजिटिव टर्म है। इधर से जो टेंशन टी आ रहा है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, टीडी आपस में अपने आप को काट देंगी क्या? हाँ, टीडी अपने आप को काट देने वाले हैं गाइस। दैट इज mg। एंड यहां से भी t प्लस m, नो 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 नो। इधर हमें माइनस टी माइनस स्मॉल mg लेना पड़ेगा और इधर लेना पड़ेगा m और a, क्योंकि ये मोशन कर रहा है ना। t से t मर जाएगा और ये आ जाएगा g ब्रैकेट m माइनस m। ठीक है ना, वी कैन से दैट इट इज m प्लस m बिकॉज नेट मास की कही थी। ठीक है ना, ओके। सो यहां से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, दैट इज g ब्रैकेट m माइनस m बटा m प्लस m। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये नेट कह लो इसे। तो एक ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, और आप इन्हें अपने आप होमवर्क के रूप में यूज कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन ये भी मैंने आपको दे दिए। और इधर भी क्या है ना, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इधर भी हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना। वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। और डोंट वरी कि हमारे लिए ये चीज नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल चिंता मत करना, ये चीज हमारे लिए ज्यादातर नहीं है, ज्यादातर नहीं है। मतलब हाँ, हो सकता है कि बहुत ही कम केस में ये चीज पूछ ली जाए, बट 11th के लिए ये चीज नहीं है। मेनली ये जेई में भी बहुत दिनों से नहीं आ रही, आती है तो वर्क डन वगैरह फाइंड करने के लिए होती है, तो उससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है और इस टॉपिक से भी ज्यादा लेना देना नहीं है। सो ऑल वेल, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आज यहाँ पर हमारा ये सुपर से भी ऊपर वाला फिजिक्स वॉर खत्म होता है। भैया फिजिक्स वॉर खत्म नहीं हुआ, फिजिक्स वॉर का पार्ट 2 खत्म हुआ है। फिजिक्स वॉर के अभी तो बहुत सारे पार्ट आए हैं। ठीक है, तो आज हमने कवर किया पूरा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर विद इन जस्ट हैव टू सी विद इन जस्ट 54 मिनट्स। ठीक है ना,
मतलब 60 मिनट में हमारा ये पूरा चैप्टर डायनामिक्स का पूरा पार्ट खत्म हो गया है। मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, अगला वीडियो होगा वर्क एनर्जी पावर का, जहां तक मैं जानता हूं, वरना यूनिट डाल दिया क्योंकि यूनिट अभी मैंने कराया नहीं है, मे भी डाल दिया जा सकता है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। बाय बाय, वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।